पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़े हैं। मार्केट बढ़ने की वजह से रिटर्न्स भी अच्छा जनरेट हुआ है और जाहिर सी बात है, जहां प्रॉफिट्स होंगे वहां टैक्सेस तो होते ही हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि टैक्सेस म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के रिटर्न्स को कम कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां टैक्स रेट हायर है और कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां टैक्स रेट काफी कम है। ऐसे में नोइंग टैक्सेशन बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको एक बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकता है। आज के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी टू टेक यू थ्रू द वेरियस टैक्सेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स इन्वेस्टमेंट और कैसे आप टैक्सेशन की नॉलेज को यूज करके बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं टू जनरेट हायर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक सहगल एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। टैक्सेशन की पूरी नॉलेज जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डू रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड है या डेट बेस्ड है। तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इक्विटी या डेट डिटरमाइंस आपका टैक्सेशन क्या होगा। और दूसरी चीज जिसपे म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन डिपेंड करेगा वुड बी आप कितने टाइम तक उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। लेट अस एनालाइज दीज टू इन डिटेल। लेकिन बिफोर वी मूव टू टैक्सेशन, लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स फॉर रेजिडेंट इंडियंस। फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू स्लैब्स दैट दे कैन फॉलो। इन द फर्स्ट स्लैब एज यू कैन सी 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे देयर इज नो टैक्स। From 2.5 lakh to 5 lakh, there is a tax of 5%. For income between 5 lakh and 10 lakh, there is a tax of 20%. And anything above 10 lakh, the tax is 30%. अगर आप ये स्लैब यूज करते हैं तो you can avail a lot of tax benefits. लेकिन अगर आप दूसरा स्लैब यूज करते हैं, which is shown as below, then you cannot avail of any other tax benefits. किसी भी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है। पहला, let us take an example. आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू होगी 120 रुपए। अब 20 रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ है इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल और जो उस पर गेन हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो इस एग्जांपल में 100 रुपए आपकी कैपिटल थी और 20 रुपए हो गया आपका कैपिटल गेन। गेन की जगह आपको लॉस भी हो सकता है। अगर 100 रुपए के शेयर की वैल्यू कुछ टाइम बाद 90 रुपए रह जाए तो आप ये 10 रुपए बोलेंगे कैपिटल लॉस हुआ है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर्स या म्यूचुअल फंड होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में टैक्स दो तरीके से बनता है। फर्स्ट इज कैपिटल गेन और दूसरा है डिविडेंड। इन दोनों का ट्रीटमेंट और टैक्सेशन अलग है। आइए सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड को कैसे टैक्स करते हैं। आफ्टर 1 जनवरी 2020 यानी कि पिछले साल 1 अप्रैल से dividend has become taxable in the hands of investor and is clubbed with your income। मतलब स्लैब्स हमने पहले देखे थे, उन स्लैब्स के इनकम के साथ आपकी डिविडेंड इनकम भी ऐड की जाती है और फाइनल इनकम जिस भी स्लैब में आप पढ़ते हैं अकॉर्डिंगली आप टैक्स उस पर देते हैं। गवर्नमेंट कहती है जिस टाइम आपको डिविडेंड मिला है उसका 1% आप मेरे को अभी दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। डिविडेंड के केस में ये 10% है। अब आप बोलेंगे हो सकता है मेरा टैक्स बने ही ना, या किसी का टैक्स 30% भी बन सकता है, तो गवर्नमेंट ने तो 10% लिया। TDS का मतलब ये नहीं है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10% ही है। TDS का मतलब सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट ने 10% काट लिया है। अगर आपका टैक्स नहीं बनता कल तो आप ये रिफंड ले लीजिए गवर्नमेंट से, और अगर आपका 30% बनता है तो 20% और गवर्नमेंट को जमा करा दीजिए। अब आते हैं कैपिटल गेन्स पे। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था टैक्सेशन विल डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, किस तरह का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी या डेट, और होल्डिंग पीरियड पे। तो सबसे पहले आते हैं आपका किस तरह का म्यूचुअल फंड है, हाउ दिस डिटरमाइंस योर टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। एक एंड पे प्योर डेट फंड्स हैं जिनमें इक्विटी 0 होता है, दूसरे एंड पे प्योर इक्विटी फंड्स हैं जिनमें डेट बहुत ही कम होता है। बीच में बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स होते हैं
जिसमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ डेट एंड इक्विटी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फंड्स, आइदर डेट या इक्विटी। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, एनी फंड विच होल्ड्स एवरेज मोर देन 65% इक्विटी विल बी क्लासिफाइड एज एन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स and less than 65% will be classified as a debt based mutual fund. So having known the difference between debt and equity based mutual funds, let us see capital gains on mutual funds कैसे कैलकुलेट होता है। आइए देखें कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है पहले कि अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड है या डेट बेस्ड। इसके लिए एज डिस्कस द इनकम टैक्स रूल अप्लाइज। अगर 65% से ज़्यादा इक्विटी है एक फंड में तो इट इज़ एन इक्विटी बेस्ड फंड, अदरवाइज अ डेट बेस्ड फंड। द नेक्स्ट थिंग टू सी इज आप ये फंड या शेयर कितने टाइम तक होल्ड करते हैं। होल्डिंग पीरियड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट यू होल्ड द फंड कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हाउएवर शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन इक्विटी और डेट फंड में डिफरेंट है। इन इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 1 ईयर, वेयर एज इन अ डेट फंड शॉर्ट टर्म इज लेस देन 3 ईयर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन आप अपने इक्विटी फंड को 1 साल से कम रखते हैं या ज़्यादा, या कि डेट फंड को 3 साल से कम रखते हैं या ज़्यादा, आपका कैपिटल गेन्स टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। So let us see in each of these 4 scenario आपका capital gains tax क्या बनता है। In the first scenario where you hold equity for less than a year, the taxation is 15% plus surcharge plus cess। यानी अगर आप कोई शेयर या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होता है ऑन द प्रॉफिट अर्न। यही अगर आप 1 साल के बाद बेचें तो द टैक्स बिकम्स 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। लेट अस सी अब डेट में क्या होता है। डेट में रिमेंबर शॉर्ट टर्म इज लेस देन 3 ईयर्स। अगर आप किसी डेट फंड को 3 साल से पहले बेचते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है दैट इज एडेड टू योर इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब दैट यू आर इनटू, वो इनकम ऐड होके आपको उस स्लैब का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप डेट फंड 3 साल के बाद बेचते हो तो आपको टैक्स इज 20% विद इंडेक्सेशन। सो टू सम अप, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में प्रॉफिट आपको 2 तरीके से हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैपिटल गेन्स। डिविडेंड को आपको सिंपली अपनी इनकम में ऐड करना है उस साल की, और जिस टैक्स ब्रैकेट में भी आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भरना है। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स आपको सबसे पहले देखना है कि ये इक्विटी बेस्ड फंड से आया है या डेट बेस्ड फंड से। नेक्स्ट चीज आपको ये देखनी है कि अगर इक्विटी बेस्ड फंड था तो 1 साल से पहले आपने बेचा या 1 साल के बाद, और अगर एक डेट बेस्ड फंड था तो आपने 3 साल तक रखा या 3 साल के बाद बेचा। सो डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिस तरह से हमने स्लाइड में देखा, आपका फाइनल टैक्स बनेगा। इक्विटी फंड है तो लेस देन 1 ईयर 15%, मोर देन 1 ईयर 10%। डेट बेस्ड फंड है तो लेस देन 3 इयर्स आपको अपनी इनकम में ऐड करना है उस साल की और टैक्स भरना है एज पर द टैक्स ब्रैकेट यू फॉल इनटू। और अगर मोर देन 3 इयर्स है तो यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। टैक्सेशन पे बेटर क्लैरिटी के लिए लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच विल हेल्प अस क्लैरिफाई मोर। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। An investor X buys a share for rupees 1 lakh and sells it for rupees 1.1 lakh. So he has a profit of 10,000. Let us take different scenarios in which he earns this profit. If he earns this profit after a year, a long-term capital gains is applicable, so he has to pay a tax of 10% for the 10,000 profit. If he earns it before 1 year, he has to pay a tax of 15%, which is a short-term capital gains. Consider a scenario where he buys this share in the morning and by evening he has a profit of 10,000. This is called intraday profit. Intraday profit is neither short-term nor long-term capital gain. The intraday profits are added to your income and the final tax is calculated as per the tax slab that you fall into.
Let's take another example. An investor Y buys one share of HDFC Bank in 2008 at a price of 100 and sells it in 2020 at a price of 1100. So obviously the cost is 100 rupees and the selling price is 1100. So the profit in this case is 1000, which happens to be a long-term capital gain. Since the investment has been held for more than a year, the capital gains tax in this case would be 10% of the profit. That is 10% of 1000 becomes 100 rupees. An important thing to note here is prior to year 2018, long-term capital gains on equity was exempt from tax. So any share or equity-based mutual fund, if held for more than a year, the capital gains tax was 0. But in the year 2018, the government introduced a 10% capital gains tax for equity or shares held for more than a year. This is called grandfathering clause and the cutoff date is 31st of January 2018. So किसी भी शेयर या equity based mutual fund का 31st January 2018 तक जो भी profit हुआ है that is protected, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बाद जो भी इंक्रीज होगा उस पर 10% का टैक्स एप्लीकेबल होगा. सो लेट अस सी हमारे इन्वेस्टर वाई के केस में बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एग्जेम्पशन एक्चुअल कैपिटल गेन्स टैक्स क्या बनता है. सो बिकॉज ऑफ ग्रैंडफादरिंग क्लॉज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ HDFC बैंक इज नॉट टेकन टू बी 100 रुपीज बट द शेयर प्राइस एज ऑन 31st of January 2018 which was 900 in this case. In case of equity based mutual funds also, the NAV as on 31st of January 2018 is taken. So in our example, the cost of acquisition increases to 900. The sale price remains same as 1100. So the capital gains which was earlier 1000 now gets reduced to 200. And since the capital gains is reduced, the capital gain tax also is drastically reduced. So the investor has to pay a capital gains tax of only 20 instead of 100 which he would have otherwise paid. Let us look at another example to understand indexation क्या होता है and how is it used to calculate taxation in debt funds. Let us assume you make an FD of 7% and the inflation is 6%. So your actual gain is only 1% and you need to be taxed on this. This can be achieved by two ways. Either increase the cost by 6% or decrease the sale price by 6% so that finally you get a figure of 1% as the profit. In indexation, we keep on increasing the cost price of the investment by the amount of inflation every year. Government releases the cost of inflation index every year, which is shown here. Let us understand how indexation is calculated with the help of another example. An investor Z invests 1 lakh in a debt fund in March 2017 and sells it in April 2020. Let us see how much tax he has to pay. The CIA index for the last 5 years is shown. So his index cost is 1.14 lakh instead of the original cost of 1 lakh. Because of indexation, he does not have to pay any capital gains tax on the increased cost, which is 14,000 in this case. So his net outflow is only 20% of the 6,000 rupees appreciation. So guys, hopefully I have been able to clarify some of your doubts related to taxation on shares and mutual funds. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो do remember to like the video and subscribe to my channel. Thank you.